हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिक्स स्टैंडर्ड का जो है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, द वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो we have to start the lesson, the Vedic civilization. In this lesson we have to learn the Vedic literature, family system, day to day life, agriculture, animal husbandry, then economic and social life, religious idea and political system. That 5 points we have to study in this lesson. Okay, so first point we have to start the Vedic literature. द सिविलाइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन अ वैदिक लिटरेचर। हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हमने थर्ड चैप्टर पे सिविलाइजेशन देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ अ मैन, तो ये जो पहला सिविलाइजेशन जो है हड़प्पा में हुआ था, ये भी हमने जो है उस लेसन में देखा था। तो ये जो सिविलाइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन अ वैदिक लिटरेचर, तो ये जो है वैदिक लिटरेचर पे बेस्ड था ये सिविलाइजेशन, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अ वैदिक सिविलाइजेशन, और इसीलिए जो है इसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द वेदाज आर कंसिडर्ड टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर। वेदाज जो है वो हमारा सबसे पहला लिटरेचर कहा जाता है। सो वेदाज वेयर कंपोज्ड बाय मेनी सेग्स आर ऋषिज, और ये जो वेदास है वो ऋषि लोगों ने जो है, जो पहले जो थे उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, सम वैदिक हाइमन्स वेयर कंपोज्ड बाय वुमन, और कुछ जो वैदिक लिटरेचर जो है वो वुमेन्स ने भी जो है बनाए हैं। ठीक है, सो वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत, और ये जो वैदिक लिटरेचर है वो कौन से भाषा में था? इट इज़ इन अ संस्कृत। ओके, वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स, और ये जो वैदिक लिटरेचर है बहुत रिच और डाइवर्स है। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन जो है लाइफ से जुड़ी हुई दी हुई है। ठीक है, द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट, और ये जो ऋग्वेदा है दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट है ये। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वर्सेस, और ये जो है किस फॉर्म में था? ये जो है वर्सेस के फॉर्म में था, मतलब कविता के फॉर्म में था। सो देयर आर 4 वेदास, यहाँ पे जो है 4 वेदास दिए हुए हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये जो वेदा है, Vedas are of a 4 type, that is Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. So Vedic texts are known as a Samhita, और वो जो वैदिक का जो टेक्स्ट है जिसमें कि ये ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा की इंफॉर्मेशन है, उसे हम क्या बोलेंगे? संहिता। ठीक है, वीड मीन्स टू नो, वीड मीन्स टू नो, मतलब वीड का क्या मीनिंग है? टू नो। द टर्म वेदाज डिराइव्ड फ्रॉम वीड, और ये वीड से ही जो है वेदाज का फॉर्मेशन हुआ। मतलब वेदाज मीन्स क्या हुआ? टू नो। इट मीन्स नॉलेज, मतलब ये वेदा मीन्स नॉलेज है। ठीक है, द वेदाज हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, और ये जो वेदास है ये प्रिजर्व पहले जो है ओरल ट्रेडिशन से हुआ। द वेदास आर आल्सो कॉल्ड अ श्रुति, वेदास को ही और दूसरा नाम क्या दिया है? श्रुति, उसे श्रुति भी कहा जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है। ठीक है, देन ऋग्वेदा संहिता। अब ये ऋग्वेदा संहिता क्या है? ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज अ ऋचा। अब ये जो है सभी जो वर्स है, मतलब ये जो पोएम है, ये इज नोन एज ऋचा, उसे ऋचा कहा जाता है। ओके, सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचाज इज कॉल्ड ऋग्वेदा, और मतलब एक कड़वा, 2 कड़वे, 2 कड़वे, 3 कड़वे, ऐसा जो हम बोलते हैं, तो ये सब मिलके जो है ये ऋचा बनता है। ठीक है, और उससे ही, और ये जो पूरे ऋचा जो है, मतलब वो पूरी जो पोएम है पूरी, पहले लाइन से लेके लास्ट तक, उसे हम ऋग्वेदा कहेंगे। ठीक है, ऋचा मीन्स अ वर्स, ऋचा यानी क्या है? पोएम है। कंपोज अ प्रेज अ डेटी, वो जो है कंपोज किया हुआ है प्रेज अ डेटी के जरिए। सो व्हेन अ नंबर ऑफ रिचार्ज आर पुट टुगेदर, जब नंबर ऑफ रिचार्ज जो है मिल जाते हैं,
तो वो क्या बनता है, टू प्रेज अ पर्टिकुलर डेटी। वो एक पर्टिकुलर डेटी जो है एक मतलब एखादे वस्तु के बारे में या एखादा भगवान के बारे में जो है एक स्टोरी बन जाती है, ठीक है। सो द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड अ सुक्ता। और ये जो पोएटिक कंपोजिशन में जो बनाया गया है कविता के जरिए, तो उसे हम सुक्ता कहते हैं, ठीक है। ये भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं आपको, इसलिए अंडरलाइन करना है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्ताज। और ऋग्वेदा में जो है ऐसे बहुत सारे सुक्ताज है। ये जो पोएटिक कंपोजिशन में जो एक स्टोरी बनाई गई है उसे हम सुक्ता बोल रहे हैं। और ये सुक्ता जो है कंपोज ऋग्वेदा कंसिस्ट मेनी सुक्ता। ऋग्वेदा में बहुत सारे सुक्ताज है जो कंपोज किए हैं, ठीक है। और अलग अलग डेटीज़ के बारे में, मतलब एक जो है विश्वास हमारा किसी चीज़ पे, पत्ते है, झाड़ है, या फिर कोई भगवान है, तो उसके ऊपर जो है ये प्रेज जो है बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सुक्ता जो है कंपोज किए हैं ऋग्वेदा में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। देन यजुर्वेदा संहिता। यजुर्वेदा संहिता क्या है? यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्र अटर ड्यूरिंग अ यजना। यजना यानी जो पूजा वगैरह जो ली जाती है ना, तो उसमें जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं उससे क्या कहा जाता है? यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा कंटेंट मंत्रा। यजुर्वेदा में पूरे मंत्रा है जो पूजा के टाइम में बोले जाते हैं। यजुर्वेदा प्रोवाइड्स गाइडलाइन। यजुर्वेदा जो है क्या बता रहा है? एक गाइडलाइन बता रहा है अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्राज मस्ट बी चांटेड ड्यूरिंग यजना रीति। तो जब यजना पूजा चलते रहती है तो कौन से मंत्र कब बोलने चाहिए, ये मतलब डिफरेंट अलग अलग मंत्र जो है वो बोले जाते हैं जब पूजा चलते रहती है तब। तो ये यजुर्वेदा ये गाइडलाइन बता रहा है कि कब कौन से मंत्र बोलने चाहिए। दिस टेक्स्ट इंक्लूड द वर्सेस ऑफ आर पोएटिक इन कंटेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रोज। और ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या है? वर्सेस इंक्लूड है और पोएटिक इनकंटेंशन, मतलब कविता के जरिए, कड़वे कड़वे के जरिए जो है एक जो है उसको रखा गया है इस टेक्स्ट में, एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है प्रोज में दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वी लर्न द यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है द मीनिंग ऑफ सम सुक्ताज। कुछ सुक्ताज के मीनिंग दिए हैं। ओ ऑलमाइटी मेक इट रेन इन प्लेंटी, मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन अवर फील्ड, मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर अवर चिल्ड्रेन। तो ये जो है सुक्ताज में क्या दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन दी है। ओ ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स भगवान, मेक अ रेन प्लेंटी, बहुत सारा पानी बारिश आनी चाहिए। मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन अवर फील्ड, हमारे क्रॉप में जो है बहुत सारा जो है क्रॉप उगना चाहिए। मे देयर बी अ प्लेंटी ऑफ मिल्क, हमको बहुत सारा दूध मिलना चाहिए जो हमें हमारे चिल्ड्रंस को वो मिले। मे द काउज कम टू अवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स, जो काउज है वो हमारे घर में आके रहे और वो हैप्पीली रहे। मे दे बियर मेनी काल्व्स, तो ये दिया हुआ है। और देन तीसरा है अराइजेस अ पीपल, ओ पीपल, darkness has vanished with the advance of a dawn and sunlight comes। तो लोगों को जो है क्या बताया गया है एडवाइस कि डार्कनेस गया है, मतलब अंधेरा छट चुका है, उजेड़ आ गया है। डाउन हैज़ अवेकन द होल वर्ल्ड, और ये डाउन जो है जब दुख का पीरियड था वो हमें अवेकन करता है, मतलब हमको एक मार्गदर्शन करता है। लेट अस पर्स अवर ओन ऑक्यूपेशन एंड अर्न रिचेस। तो अभी जो है आपको अपना ऑक्यूपेशन जो भी काम कर रहे हो वो शुरू करना चाहिए और जितना कमा सकते हो उतना कमाना चाहिए। ये जो है इस वर्सेस में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है सामवेदा संहिता। हमने क्या देखा था? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ये जो है वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ है। तो हमने पहले ऋग्वेदा पढ़ा, अब जो है हम साम
सामवेद, यजुर्वेदा भी पढ़ा, अब जो है हम सामवेदा पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज सामवेदा संहिता? इसमें क्या दिया हुआ है? सामवेदा प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन सिंगिंग ऋग्वेदिक वर्सेस टू सेट रिदम एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ अ यजना रीति। तो ये सामवेदा क्या बता रहा है कि जब आप यजना करते हो, यजना रीति शुरू होता है हमारा पूजा, तो उस ये गाइडलाइन दे रहा है सामवेदा कि उसको कैसे बोला जाए। ये जो वर्सेस है, इसको रिदमिक ट्यून से, मतलब रिदमिक इससे बोलना चाहिए, एक उसको रिदम होनी चाहिए, और ये जो एक उसका ट्यून निकलना चाहिए, मतलब एक म्यूजिक की तरह वो जो है वो बोलना आना चाहिए। ओके, ये गाइडलाइन दे रहा है सामवेदा। द सामवेदा हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ इंडियन म्यूजिक। और सामवेदा से ही जो है, सामवेदा जो क्या है, ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक है। मतलब ये हमारे इंडियन म्यूज़िक का फाउंडेशन यही से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेदा संहिता। अथर्ववेदा संहिता में क्या बताया गया है? ये लास्ट वेदा है। द अथर्ववेदा इज नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। ये जो वेदा है ये एक अथर्व ऋषि ने कंपोज किया था, इसीलिए इसे अथर्ववेदा कहा जाता है। द वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदा। ये जो वेदा है, ये तीनों जो वेदा दिए हैं उससे अलग है। it is more concerned with many things in the day to day life of the people। इसमें जो है डे टू डे लाइफ में हमारे जो भी चलता है उसके बारे में बताया गया है। इट इंक्लूड सोल्यूशन टू एडवर्स साइट्स एंड डिसीज। ये जो है हमको क्या बता रहा है? एडवर्सिटीज़ के बारे में और डिसीजेस के बारे में। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें चलती रहती है उसके बारे में, और डिसीजेस के बारे में भी जो है ये बताता है। ठीक है, देन इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स। ये जो है अथर्ववेदा और क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब। मतलब जो जंगल के झाड़ों का, हर्ब्स का उपयोग करके जो मेडिसिन बनाई जाती है उसके बारे में जो है ये अथर्ववेदा बता रहा है। द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम। अथर्ववेदा और एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, वो गाइडलाइन दे रहा है किंग्स को। जो किंग्स पहले जो राज्य करते थे हमारे देश में, तो उनको जो है एक गाइडलाइन बता रहा है कि वो कैसे मतलब किंगडम को चलाए, मतलब राज्य को कैसे चलाया जाए। इसका एक गाइडलाइन जो है ये अथर्ववेदा दे रहा है। ठीक है, द ब्राह्मणास टेक्स्ट अरण्यकश एंड उपनिषदा वेयर रिटन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहिताज। तो ये जो ब्राह्मणास टेक्स्ट है, ब्राह्मण का जो टेक्स्ट है, अरण्यकश एंड उपनिषदा, ये दो जो टेक्स्ट है वो किसने रिटन, वेयर रिटन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ संहिता। ये संहिता जब आई, मतलब ये वेदास के बारे में जो संहिता आई उसके बाद में जो है ये लिखे गए। दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर, और इसको भी जो है वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड किया गया। तो ये ब्राह्मणास टेक्स्ट कौन से हैं? दे वेयर कंपोज टू प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यजना रिचुअल्स। यजना जो पूजा जो चलती है उसमें उन्होंने एक गाइडलाइंस दी है ब्राह्मण टेक्स्ट ने कि वैदिक मंत्र कैसे कहे जाए। इच वेदा हैज इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास। और ये जो वेदा है अलग अलग है, मतलब एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, इसके अलग अलग टेक्स्ट जो किताबें हैं जो निकली, और उसे ब्राह्मणास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरण्यकश। अरण्यकश जो है वैदिक लिटरेचर के बाद में आया था। तो ये जो है अरण्यकश कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और थॉट एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेशन विथ डीप कॉन्सेंट्रेशन इन फॉरेस्ट और वाइडरनेस। ओके, तो ये अरण्यकश क्या बता रहा है? ये हमको एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करने के बाद में, जो मेडिटेशन मालूम होगा आपको, जो एकदम
शांत बैठकर ओम का उच्चार करते हैं। तो ये जो मेडिटेशन करने के बाद में जो है, जो हम डीप कंसंट्रेशन होता है हमारा, तो वो कहाँ पे करना चाहिए, फॉरेस्ट में या फिर वाइल्डरनेस में। ओके, द अरण्यकश आर कंसर्न विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यजना रीति। और ये अरण्यकश क्या ये एक्यूरेट परफॉर्मेंस जो है बता रहा है अब यजना रीति का। मतलब ये जो यजना रीति चलता है, पूजा के रीति चलती है, उसमें जो है ये एक्यूरेट परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, उपनिषदा। नेक्स्ट इज द उपनिषदा। उपनिषदा में द टर्म उपनिषदा इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायरिंग बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। उपनिषदा क्या है कि जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पे लेना है हमको, सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर, मतलब टीचर के पैर के पास बैठ कर लेना है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट्स लाइक लाइफ एंड डेथ। ह्यूमन बींग को जो है बहुत सारा आश्चर्य है कि हमारी लाइफ कैसे चलती है, हम मरते क्यों मरते हैं, हमारी डेथ क्यों होती है। इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड आंसर टू देम। तो ये जो आंसर्स है वो बताना बहुत ही कठिन बात है। सो द उपनिषदा डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज। और तो ये जो उपनिषदा है, ये जो सीरियसनेस है इस चीज़ का, लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में जो जानकारी है, उसके बारे में जो है ये उपनिषदा डिस्कस करता है। और एंड प्रोफाउंड इश्यूज, इसके इश्यूज के बारे में जो है बता रहा है। ठीक है, द फोर वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकशा एंड उपनिषदा वेयर कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर। ये जो है 1500 ईयर के पहले जो है बनाया गया था। कौन से वेदास है, ब्राह्मणास, अरण्यकशा एंड उपनिषदा। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। और ये जो इतना पीरियड हो गया 1500 ईयर्स का जो पीरियड चले गया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन में जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सो वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दो चेंजेस। तो वैदिक लिटरेचर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो चेंजेस के बारे में बताता है एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के डे टू डे लाइफ का जो है तब का हमें अभी जो है वो लिटरेचर से पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। ओके, जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रीवैलेंट इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जब शुरू था तब जो है फैमिली सिस्टम कैसी थी, जॉइंट फैमिली थी, मतलब घर में सब लोग रहते थे, नानी दादी से लेके तो सब लोग जो है मिल के रहते थे। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। और गृहपति जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होता था, मतलब सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो जो है फैमिली का हेड होता था। ठीक है, अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। और वो जो मैन है जो सबसे ओल्डेस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता था पूरे फैमिली के लिए। हिज फैमिली इंक्लूड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। उनमें कौन कौन रहता था, ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, मतलब ओल्ड पेरेंट्स यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एंड वाइफ मतलब पति, पत्नी, और चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, एंड आल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रेन। और जो उनके बच्चे हैं उनके भी जो बच्चे हैं वो भी, द यंगेस्ट ब्रदर एंड देयर फैमिलीज। और उनके जो बड़े भाई है उनकी फैमिली, वो सब जो है इसमें इंक्लूड होते थे। दिस फैमिली सिस्टम वॉज पेट्रियार्चल। तो ये जो फैमिली सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता था। इन द इनिशियल पीरियड देर आर रेफरेंसेस टू वुमन स्कॉलर्स सच एज लोपामुद्रा, गार्गी एंड मैत्रेयी इन वैदिक लिटरेचर। तो ये जो शुरुआत का जो पीरियड है उसमें वुमेंस का भी जो है रेफरेंस दिया है, मतलब वो भी जो है स्कॉलर होती थी, पढ़ी लिखी होती थी, जैसे कि लोपामुद्रा है, गार्गी है और मैत्रेयी है। ये वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ है। सबसे पहले के पीरियड में जो है वुमेंस को दर्शाया गया है कि वो भी जो है स्कॉलर होती थी। उनके नाम भी आपको पता चल गए, लोपामुद्रा, गार्गी
and Maitreyi. However, slowly the restriction of women went on increasing and their position in the family and society become secondary. तो उसके बाद में जो है वुमेंस की जो वैल्यू है वो सेकेंडरी हो गई, उसको रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और जो है वुमेंस वेंट एंड इंक्रीजिंग एंड देयर पोजीशन जो है उसकी सेकेंडरी पोजीशन हो गई, ठीक है। उनकी संख्या भी जो है बढ़ गई और फिर उनको सेकेंडरी स्थान दिया गया। ओके, द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्थन और वैटल एंड डम्प कंस्ट्रक्शन। उनके घर कैसे होते थे, हाउ वाज द हाउसेस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? सो द हाउसेस ऑफ वैदिक पीरियड्स आर अर्थन एंड वैटल एंड डम्प कंस्ट्रक्शन, मतलब मिट्टी से जो है बनाए गए थे या फिर अर्थन मतलब मिट्टी और गोबर वगैरह का यूज़ करके जो है बनाए जाते थे। वैटल मीन्स वोवेन लैटिस ऑफ अ वुडन स्ट्रिप। मतलब वैटल क्या है, ये जो झाड़ के पत्ते होते हैं उसको जो है वीवन मतलब उसको ऐसे एक सिया जाता है उसको अलग से, और जो है उसके स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, उसके निकाल के स्ट्रिप बनाए जाते हैं और वो स्ट्रिप जो है ऊपर जो है घर के ऊपर वो लगाए जाते हैं, विच इज़ डब्ड विथ क्ले। और उसमें जो है वो जो वुडन के स्ट्रिप्स है उसको जो है मिट्टी से जो है क्ले मिक्स करके उसको फिक्स किया जाता है विथ, और उसमें काउडंग भी जो है डाला जाता है। हाउसेस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। हाउसेस को क्या कहा जाता था, गृह या फिर शाला कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। सो डाइट ऑफ द पीपल, अब उनका खाना क्या था, उनका डाइट कैसा था? द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्ट ऑफ अ सीरियल लाइक व्हीट। वो क्या क्या खाते थे, व्हीट है, बार्ली है, राइस है, ये सब चीज़ें जो है वो खाते थे। उनका डाइट, उनके खाने में जो है ये इंक्लूड होता था। फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन, और इससे जो है बार्ली है, राइस है और व्हीट से अलग अलग पदार्थ जो है बनाए जाते थे। ओके, वर्ड्स लाइक यावा, गुड़धाम, व्रीही, ये जो है उनके डिशेज के नाम है, यावा, गोवर्धन एंड रीही एट्सेट्रा। कैन बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। ये जो है जो पदार्थ है वो वैदिक लिटरेचर में देखे जाते हैं। यावा मीन्स बार्ली और गुड़धाम यानी व्हीट। यावा मीन्स क्या है, बार्ली है, बार्ली कहा जाता है, बार्ली से बनाया गया। गुड़धाम यानी व्हीट से बनाया गया, और रिही यानी राइस। तो ये शब्द है, ओके, उसको प्रोनाउंस करने के। सो द वैदिक पीपल रेलिश मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ये सब जो है ये भी जो है वैदिक पीपल खाते थे। मतलब क्या क्या, मिल्क है, योगर्ट भी है, घी है, बटर है, हनी है, ये चीज़ें जो है वो खाते थे। ब्लैक ग्राम, उड़द, लेंटिल यानी मसूर की दाल, सीसम यानी तिल, एंड मीट वेर आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। क्या क्या है उनके डाइट में? फर्स्ट हमने देखा था बार्ली, राइस, व्हीट, ये जो हमने देखा था बार्ली, बार्ली, व्हीट और राइस देखा था। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो है और दूसरे पदार्थ कौन से हैं? मिल्क है, योगर्ट है, घी है, बटर है, हनी है, ब्लैक ग्राम उड़द है, लेंटिल यानी मसूर है, सीसम है, मीट है, ये सब जो है उनके खाने का हिस्सा था, ठीक है। तो पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज कॉटन एंड वुलन गारमेंट। ये जो वैदिक पीरियड में जो है लोग क्या, कौन से कपड़े पहनते थे? कॉटन के और वुलन के गारमेंट्स पहनते थे। ओके, दे आल्सो यूज्ड वल्कल्स आर क्लोथ्स मेड फ्रॉम अ बार्क्स ऑफ अ ट्री। मतलब झाड़ों के जो तने होते हैं उसको काट कर जो है कपड़े बनाए जाते थे। सो उसे वल्कल्स बोला जाता है, ठीक है। बार्क ट्री से बनाया जाता था। सिमिलरली एनिमल स्किन्स वेयर आल्सो यूज्ड एज क्लोथिंग। और जो है एनिमल की स्किन जो होती थी उसको भी कपड़े के तौर पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। मेन एंड वुमेन यूज्ड ऑर्नामेंट्स, और मेन और वुमेन जो है ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स यानी जो मालाएँ वगैरह होती है कान के, जो है हाथ में पहनने के,
ज्वेलरीज हैं। तो वो किसकी होती थी? गोल्ड की होती थी। फ्लावर गार्लैंड मतलब फ्लावर से बने वाले भी जो गार्लैंड वो पहनते थे, मालाएं। स्ट्रिंग्स मेड ऑफ बीड्स जो है जो मिलते हैं वो बीड्स से भी जो है वो अपने कान के वगैरह जो है बनाते थे। अ काइंड ऑफ अ पेंडेंट कॉल्ड निष्का सिम्स टू हैव बीन पॉपुलर। और उस टाइम जो है पेंडेंट यानी जो माला में हम बीच में जो एक जो लटकाते हैं उसे बोलते हैं निष्का। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एक बड़ा सा ऐसे मतलब ये जो माला है हमारी, तो यहाँ पे जो ये हम लटकाते हैं ना, ये बहुत बड़ा बड़ा होता था, अच्छा मतलब डिज़ाइन वाला होता था। तो इसे जो है क्या कहा जाता था? निष्का। इसे ही जो है निष्का कहा जाता है। और ये निष्का जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। इट वॉज आल्सो यूज्ड एज अ करेंसी। और ये जो निष्का है इसको करेंसी के तौर पे भी जो है यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो है करेंसी ऐसे गोल होता था, तो ये करेंसी के तौर पे भी जो है पैसे के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता था। समझ में आया इतना? सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम, चैरियट रेस एंड हंटिंग वेयर द मीन ऑफ अ रिक्रिएशन। उनके एंटरटेनमेंट का क्या क्या साधन था? सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है, ये है, वो भी जो है वो यूज़ करते थे। डांस करते थे रिक्रिएशन के लिए। बोर्ड गेम जैसे चेस वगैरह है, वो भी खेलते थे बोर्ड गेम। देन चैरियट रेस मतलब ये जो हार्स के रथ रहते हैं उसकी रेस होती थी। एंड हंटिंग, और जो है हंटिंग मतलब शिकार को जाना, ये सब जो है इनके रिक्रिएशन के वर्क थे, मतलब एंटरटेनमेंट के साधन थे। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर वीणा। उनका मेन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कौन सा है? वीणा है, शततंतु है, एंड सिम्बॉल्स एंड द कोंच। ओके, ये जो है मेन इंस्ट्रूमेंट है जो बजाए जाते थे। ठीक है, वीणा है, शततंतु, सिम्बॉल्स एंड द कोंच। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डमरू। डमरू भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डमरू मालूम है आपको कैसा होता है? ऐसे होता है ये डमरू। तो ये डमरू जो है ज़्यादातर बजाया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो एंड मृदंग। मृदंग अल्सो बहुत ज़्यादा बजाया जाता था। समझ में आ गया आपको ये? मृदंग पता है आपको? यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, दैट इज मृदंग। ये डमरू है और मृदंग जो है इसी को मृदंग कहा जाता है। डमरू जो है ये है, ये डमरू है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बजाए जाते थे। और ये भी देख रहे हो आप, ये भजन में वगैरह बजाया जाता है। ये शंख है, इसको भी बजाया, ये बीना है। ठीक है, दिस इज बीना। तो नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, सो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आपको पूछना है, और इसके लास्ट में जो है सेकंड पार्ट होने के बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है लिखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस